नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो देश के दो मुख्यमंत्री इस बीच सुर्खियों में हैं, चर्चा में हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुश्किल में डाल रखा है। एक नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार ने अपनी जातीय सर्वे और उसके बाद में 75% आरक्षण देकर बीजेपी की पूरी ओबीसी की जो राजनीति है, नीति है, और जो उनकी चुनाव जीतने की कोशिश ओबीसी वोट के सहारे है, उस पर सेंध लगाने की एक बहुत बड़ी संभावना पैदा कर दी है। 2024 के संदर्भ में मोदी जी वाकई में संकट में है, इस हिसाब से देखा जाए। एक मोदी जी सहारा लेते रहे हैं ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, जांच एजेंसियों का, और इससे वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन वाले हैं उनको वो थोड़ा डराने धमकाने की भी कोशिश होती रही है। उनमें से कुछ को पार्टी में लाने की भी कोशिश होती रही है, जिससे पार्टी मजबूत हो जाए और जिस पार्टी को छोड़कर आए ऐसे नेता, वो पार्टी कमजोर हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल अब उस पर चोट रखने में लगे हैं। ईडी के खिलाफ जिस ढंग से उन्होंने एक राजनीतिक लड़ाई छेड़ी है, उसका क्या असर होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि ईडी को सामने रखकर पीछे से राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। इस बहाने मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को निपटाना चाहती है, उनके राजनीतिक वजूद को कम करना चाहती है, उनको बदनाम करना चाहती है, और पिछली 3 बार की विधानसभा चुनाव में हार का बदला लेना चाहती है। तो केजरीवाल को लगता है कि जब एक पॉलिटिकल लड़ाई लड़ी जा रही है, एजेंसियों का सहारा लेकर, एजेंसियों का दुरुपयोग करके, तो ऐसे में जवाब भी पॉलिटिकल होना चाहिए। जवाब क्यों बिल्कुल सनातनी टाइप होना चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने 50 घंटे पूछताछ में जाकर सहयोग करके किया, या जैसा कि शरद पवार ने किया कि मैं खुद आ जाता हूं, कहां आना है, कहां कितने बजे आना है, आपको मेरे घर आने की क्या तकलीफ उठानी पड़ेगी, मैं ही आ जाता हूं, ये कहकर ईडी को चैलेंज किया था। लेकिन उससे बढ़कर इसको एक बड़ा मुद्दा जनता के बीच ले जाने का जो कला है अरविंद केजरीवाल की, जिस खेल के वो मास्टर रहे हैं, उस खेल में वो बीजेपी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईडी ने सम्मन जारी किया तो सीधा जवाब दे दिया कि भाई अभी मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी है मेरी, एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता हूँ, और पॉलिटिक्स करते हैं, चुनाव में पॉलिटिक्स करनी पड़ती है और चुनाव प्रचार में जाना जरूरी है, बाद में आ जाऊंगा। लेकिन मुझे ये भी तो बता दीजिए, मैं आऊं कि मुझे पूछताछ के लिए बुला रहे हो, किस हैसियत से बुला रहे हो? गवाह की हैसियत से बुला रहे हो, आरोपी की हैसियत से बुला रहे हो, सह आरोपी की हैसियत से बुला रहे हो, किसी के ने मुझ पर आरोप लगाया उसकी सफाई देने के लिए बुला रहे हो, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला रहे हो। साफ तो करो, आखिर मैं आऊं तो क्यों आऊं, क्या तैयारी करके आऊं, क्या चाहते हैं आप मुझसे? ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक दूसरा सम्मन जारी किया, और इस बीच ये आशंका व्यक्त की जाने लगी बीजेपी की तरफ से। देखिए, साफ साफ पॉलिटिकल लड़ाई है, नहीं तो ईडी तो कुछ बोलती नहीं है। ईडी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता, जो नेता है, वो प्रवक्ता है, वो आप सामने आ जाते हैं और एक एक बात बताने लगते हैं। ईडी कार्रवाई बाद में करती है, पहले नेता बोलने लगते हैं कि इस तारीख को देखना अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये सब पॉलिटिकल मोर्चेबंदी है, पॉलिटिकल पेशबंदी है। तो इसके खिलाफ पॉलिटिकल पेशबंदी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। इसमें क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए, या एक सही नीति रणनीति है? इस बहाने वो रेफरेंडम की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए गिरफ्तारी के बाद, या नहीं देना चाहिए। नहीं देने का मतलब है कि मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। दिल्ली की जनता, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ वो जनता के बीच जाकर ये सवाल पूछेंगे, रेफरेंडम करेंगे, जैसा पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। पंजाब में भी जाने का इरादा है और देश के दूसरे हिस्सों में भी जाने का इरादा है। तो कुल मिलाकर वो एक बताना चाह रहे हैं कि साहब, ईडी के जरिए प्रधानमंत्री पॉलिटिकल बदला ले रहे हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं कि ईडी के जरिए प्रधानमंत्री उनके कद को छोटा कर देना चाहते हैं। वो एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो जनता के बीच में जाके बता रहे हैं कि मैं पीड़ित हूँ क्योंकि मैंने पीड़ा दी है, और प्रधानमंत्री पीड़ा को सहन नहीं कर सकते, इसलिए मुझे पीड़ित बनाए हुए हैं। ऐसे ही नीतीश कुमार
ने खैर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली खुद ही, वो सेक्स वाला बयान देकर, जिसके लिए वो भर भर माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां दूसरी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन इसको अगर छोड़ दिया जाए, देखिए वो मैसेज तो ठीक था, लेकिन कहने का तरीका बेहद फूहड़ था, शब्द भी बहुत खराब चुने थे और एक्शन भी उससे ज़्यादा खराब था। और विधानसभा में किसी मुख्यमंत्री का इस रूप में कहना किसी के गले नहीं उतरेगा। हालांकि जो वो बात कह रहे थे वो दूसरे सभ्य तरीके से, संतुलित तरीके से, उचित शब्दों का चयन करके भी कही जा सकती थी, जिससे मैसेज भी जाता था। लेकिन बीजेपी शोर इसलिए भी मचा रही है क्योंकि वो इस लकीर को छोटा कर देना चाहती है, जो 75% आरक्षण की एक बड़ी लंबी लकीर नीतीश ने छेड़ दी है, बना दी है, खींच दी है। इसलिए भी बीजेपी ज्यादा हल्ला कर रही है, प्रधानमंत्री भी रैलियों में संबोधित कर रहे हैं। नहीं तो कौन नहीं जानता कि प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया था, शशि थरूर की महिला दोस्त के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, ममता बनर्जी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था, कौन नहीं जानता। पुराने वीडियो आपको अभी भी यूट्यूब पर से लेकर गूगल वगैरह सोशल मीडिया पर दिखाई दे जाएंगे। तो खैर, नीतीश ने बीजेपी का जो ओबीसी वोट बैंक का और संघ का जो ओबीसी में सेंधमारी की जो कोशिश थी, उसमें सेंध लगाने की नए सिरे से कोशिश की है। पॉलिटिकल लेवल पर एक बहुत बड़ा ये एक टर्निंग पॉइंट है भारत की राजनीति में। मंडल 2 कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग इससे भी बड़ी बात कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी जातीय सर्वेक्षण के लिए, जातीय सेंसेक्स के लिए, जनगणना के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसका ऐलान कुछ लोग तो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वो कभी भी कर सकते हैं। और वो चाहेंगे कि लोकसभा से पहले इस तरह का ऐलान हो जाए, चाहे जनगणना लोकसभा चुनाव के बाद हो, क्योंकि उसमें वक्त लगता है। और अब विधानसभा चुनाव से जो कर्मचारी हैं वो 3, 4, 5, 8 दिसंबर को फारिग होंगे, और फिर देश भर में चुनाव है लोकसभा का, तो इस दरमियान तो जनगणना हो नहीं सकती। लेकिन एक बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं, रोहिणी कमीशन को लेकर भी कोई फैसला कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बैकफुट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उनके 2 बड़े हथियार हैं, एक वोट बैंक के जरिए हथियार ओबीसी वाला, उस पर चोट पहुंचाई एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। दूसरा, जांच एजेंसियों के बहाने घेरेबंदी का एक जो बहुत बड़ा हथियार था, उस पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। इसका तोड़ क्या निकालते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल जानकारी मिल जाए। मेंबरशिप ड्राइव में भी आप जा सकते हैं। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है। विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।